क्रम पर बनी फिल्मों को देखिए। एथेनियंस और ग्लैडिएटर्स पर लिखी गई कई पटकथाओं को आज भी पढ़ा जाता है। इसमें शामिल थे स्पार्टा, एथेंस, थेबे, एफेसस, बाइजेंटाइन, नेपोलिस और आर्केडिया जैसे कई छोटे बड़े राज्य। इन सभी की लगभग एक जैसी संस्कृति थी, पहनावा था, लेकिन पहाड़ों की वजह से आपस में कोई संपर्क नहीं था। लिहाजा ये सब अलग अलग राज्य ही बन गए थे। सभी रियासतों के नौजवान लंबे चौड़े शरीर वाले और युद्ध कौशल में पारंगत थे। यही वजह थी कि आसपास के बड़े साम्राज्य, चाहे वो ऑटोमन हो या फिर पर्सियन, सभी इनसे टक्कर लेने से डरते थे। इस साम्राज्य की कमान उस समय डेरियस या फिर दरियुस प्रथम के हाथों में थी, लेकिन डेरियस अपना दबदबा और बढ़ाना चाहता था और इसीलिए उसकी नजर प्राचीन ग्रीस के दो बड़े राज्यों एथेंस और स्पार्टा पर थी। डेरियस के पास लाखों की सेना थी। वह ग्रीस को जीतने के लिए अपनी सेना को ललकार रहा था, लेकिन उसे स्पार्टन्स और एथेंस के लड़ाकों की फौलादी भुजाओं का अंदाजा भी बखूबी था। यही वजह थी कि उसने इन राज्यों पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि पहले उसने ग्रीक साम्राज्यों को एकिमेनिड साम्राज्य में शामिल हो जाने के लिए 491 ईसा पूर्व में अपने दूत के जरिए संदेश भेजा। इस न्योते को स्पार्टन्स और एथेनियंस दोनों ने न सिर्फ सीधे ठुकरा दिया, बल्कि डेरियस के दूत और उसके सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिया। थर्मोपिली ग्रीस के उत्तरी हिस्से में समुद्र के किनारे एक पर्वतीय दर्रा था। यहाँ एक पतला सकरा रास्ता था जो युद्ध के वक्त ग्रीस की रक्षा करता था। लेकिन इस रास्ते से कैसे निकलना है और इसका रणनीतिक इस्तेमाल कैसे करना है, ये सिर्फ ग्रीक के योद्धा ही अच्छे से जानते थे। $600 जहाजों और 25,000 की सेना के साथ डेरियस ने इन पर समुद्री मोर्चे से हमला किया। लेकिन उसे पता था कि अगर वो मुख्य ग्रीस को जीतना चाहे तो पहले उसे एथेंस को हराना ही होगा। 490 BCE आते आते एथेंस और एकिमेनिड्स आमने सामने आ खड़े हुए और फिर हुई मैराथन की लड़ाई। इस भीषण युद्ध में डेरियस मारा गया। डेरियस की मौत के बाद 486 BCE में उसके बेटे जर्क्सीज प्रथम के हाथों में एकिमेनिड साम्राज्य की कमान गई। उसने 6 साल लगा दिए अपनी भारी भरकम सेना को तैयार करने में और आखिरकार 480 BCE में ग्रीस के शहरी राज्यों को जीतने के लिए जर्क्सीज ने थर्मोपिली पर चढ़ाई कर। थर्मोपिली जितनी जटिल जगह को पार करना पर्सियन सेना के लिए वैसे भी आसान नहीं था, लेकिन इससे भी ज्यादा कठिनाई की बात यह थी कि उन्हें मुख्य मोर्चे पर एथेंस के अलावा स्पार्टन्स का सामना करना था। लिम्नई, किनोसौरा, मेसो और पिटाना, यह राज्य लोकानिया क्षेत्र था जिसे पहले लैसिडिमोन कहते थे। ग्रीस की मुख्य भूमि का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी प्रायद्वीप पेलोपोनीस इसी से मिलकर बनता है। स्पार्टा राज्य एक तटीय शहर नहीं था, बल्कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। भूमध्य सागर और एजियन सागर से दूर होने की वजह से ही यह सेना अपना डिफेंस करने में काफी मजबूत थी। ये जाबाजों की पहचान थी ऊंचा, जिसका इस्तेमाल हाथ से भाला छूट जाने पर ही किया जाता था। यह सेना का रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन बनाते थे जिससे ये अपनी सुरक्षा करते थे। इसे फॉर्मेशन फैलेंक्स कहते थे। से 725 BCE के बीच हुए मैसेनियन के युद्ध के बाद बढ़ गया था। 670 BCE में हुए दूसरे मैसेनियन युद्ध के बाद पूरे मैसेनिया पर स्पार्टा ने कब्जा कर लिया था। असल में स्पार्टा साम्राज्य ये नहीं चाहता था कि फारसियों की बड़ी सेना के सामने उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़े। लियोनाइडस ने अपनी सेना में सिर्फ 300 वैसे लड़ाकों को चुना था जो पूरी तरह से ट्रेंड थे और अपनी खास युद्ध कला में पारंगत। लियोनाइडस ने फारसियों का सामना करने का मन बना लिया था
और इसीलिए महज 300 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी के साथ वो युद्ध के लिए कूच कर गया। कि फारसियों के विरुद्ध युद्ध के पहले ही दिन जर्कसीज की फारसी सेना की टुकड़ियां मुंह की खाने लगी। दूसरे दिन भी स्पार्टन्स ने फारसियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। युद्ध कौशल में सक्षम इन सैनिकों ने अपने दुश्मनों को बड़ी चालाकी से समुद्री क्लिफ की तरफ धक्का देकर समंदर में गिरा दिया। दरअसल ग्रीस पर कब्जा करने के लिए फारसी तब तक कामयाब नहीं हो सकते थे जब तक वो थर्मोपिली के उस पतले रास्ते से न गुजरे। लेकिन स्पार्टन्स इस रास्ते के ढाल बने हुए थे जिन्हें भेदना फारसियों के लिए भारी पड़ रहा था। हम के एक योद्धा का सहारा लिया जो कि पहले एक स्पार्टन था। एफियाल्टस को जर्कसीज ने जासूसी करने के लिए अपने लालच में फंसाया। एफियाल्टस ने जर्कसीज को थर्मोपिली के दर्रे तक पहुंचने के लिए पीछे के रास्ते अनोपिया पाथ का पता बता दिया। इस रास्ते से फारसियों को स्पार्टन्स पर दक्षिणी सिरे से हमला करने में मदद मिल जाती। लियोनाइडस को भी इस बात का पहले से डर था कि कहीं उन पर उस तरफ से हमला न हो, इसलिए पहले तो फोकियंस की एक टुकड़ी वहां तैनात कर रखी थी। पर बाद में उसे लगा कि शायद फारसी दर्रे से ही हमला करते रहेंगे और इसलिए अनोपिया पाथ से उसने फोकियंस को हटा दिया। एक पुराने स्पार्टन से धोखा मिलने के बाद लियोनाइडस चारों तरफ से घिर गया, लेकिन लियोनाइडस ने तब भी सरेंडर नहीं किया और जर्कसीज पर आखिरी जोरदार हमला किया, क्योंकि लियोनाइडस के शब्द उसकी सेना पर जादू की तरह काम करते। नो रिट्रीट, नो सरेंडर, दैट इज स्पार्टन्स लॉ, एंड बाय स्पार्टन लॉ वी विल स्टैंड एंड फाइट एंड डाई। थर्मोपिली के इस दर्रे के पास 300 स्पार्टन्स ने फारसियों का डटकर सामना किया था। जाबाज योद्धाओं की इस कहानी को लोग आज तक पढ़ते हैं। लियोनाइडस मारा गया। पर क्या लियोनाइडस की मौत के बाद फारसियों ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया? रुकिए, कहानी अभी बाकी है। स्पार्टन्स के राजा लियोनाइडस के मरने की खबर स्पार्टा साम्राज्य तक पहुंच गई। भले ही जर्कसीज ने थर्मोपिली को भेद दिया, लेकिन अब उसे ग्रीक अलायंस का सामना करना था, जिसमें एथेनियंस और स्पार्टा की बड़ी सेनाएं शामिल थीं। मैराथन की रणभूमि में 490 बीसीई में शुरू हुए युद्ध को एथेंस ने अच्छे से संभाल रखा था। एथेनियंस ने पहले ही इस मोर्चे पर फारसियों को हरा दिया था। 480 बीसीई में यह लड़ाई सलामी की खाड़ी पहुंच चुकी थी। यह खाड़ी सलामी द्वीप और एथेनियाई पोर्ट सिटी पिरेयस के बीच फैली हुई। यहां भी एथेंस ने ही मोर्चा संभाल रखा था और इसकी कमान थी एक नौसैन्य रणनीतिकार थेमेस्टोक्लेस के हाथों। थेमेस्टोक्लेस ने भी लियोनाइडस जैसा पराक्रम दिखाया था, जिसे बाद में स्पार्टन्स की मदद मिली। उधर कोरिंथ के मोर्चे पर लियोनाइडस के भाई क्लीम्ब्रोट्स ने पहरा जमा रखा था। यहां भी जर्कसीज को मुंह की खानी पड़ी। दोनों तरफ से हार मिलने के बाद जर्कसीज को हमवतन सौसा लौटना पड़ा। बाद में ग्रीकों और फारसियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा यही निकला कि फारसी कूटनीति के रास्ते ग्रीस पर कब्जा नहीं कर पाए। इसके बाद 479 बीसीई में फिर से दोनों तरफ की सेनाओं की प्लाटिया में भिड़ंत हुई। अब की बार अब तक की सबसे बड़ी होप्लाइट सेना मैदान में उतरी और जर्कसीज के मंसूबों पर हमेशा के लिए पानी फेर दिया। यूनानी लड़ाकों की ताकत, साहस, वीरता और उनकी संस्कृति पर एथेनियन इतिहासकार और जनरल थ्यूसिडाइड्स ने लिखा था, मैंने अपना काम लिखा है एक ऐसे निबंध के रूप में नहीं जो पल भर की वाहवाही जीतने के लिए है, बल्कि यह हमेशा के लिए एक आधिकारिक विरासत के रूप में दर्ज रहेगा। Spartans! What is your profession?